हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका पेपर 2 इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। 2017-18 से लेके 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड जो नए स्टूडेंट है वो एक बार देख लें, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि देखिए पुराने स्टूडेंट को तो पता है, बट हर दिन मेरे चैनल पे काफी नए बच्चे आते हैं तो उन्हें नहीं पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है। सेपरेट प्लेलिस्ट इन सारे सब्जेक्ट की बनी हुई है तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको लेके कोई डाउट हो तो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये वो है असर्शन रीजनिंग वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन में क्या कहा गया है कि इंडियन कंपनीज हैव एस्टैब्लिश्ड सब्सिडरीज एंड ज्वाइंट वेंचर इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। तो एसर्शन क्या कह रहा है कि जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने अपनी सब्सिडरीज, अपने जॉइंट वेंचर बहुत सारी कंट्रीज में इस्टेब्लिश किए हैं, सर्विस सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। ठीक है, तो ये एसर्शन है। एंड हाँ, सही बात है, ये तो एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन तो ट्रू है, सही बात है। जो इंडियन कंपनी है उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में अपने सेटअप स्टैब्लिश किए हैं, चाहे जॉइंट वेंचर के थ्रू, चाहे अपनी सब्सिडरी खोली है। ठीक है, तो एसर्शन तो सही है। अब रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग क्या है, by restricting the area of operation and growth, the government policy seriously constrained the potential of Indian companies to make foray into foreign countries. इसमें रीजनिंग में लिखा हुआ है, रीजनिंग में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कंस्ट्रेन कर रही हैं, रोक रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं ऑपरेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनीज, ताकि इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में फोरे इंटर न कर सके। ठीक है, रीजनिंग ये लिखी हुई है। तो बताइए रीजनिंग क्या सही है। देखिए असर्शन इज करेक्ट, असर्शन तो सही है। रीजनिंग क्या सही है, तो रीजनिंग के बारे में बता दूं। देखिए असर्शन तो सही है बट रीजनिंग जो है ना आज के कंटेक्स्ट में नहीं है। 1991 से पहले जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो सही में रिस्ट्रिक्टिव थी। इंडियन कंपनी बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज में इतने आसानी से अपने जैसे ज्वाइंट वेंचर करना या सब्सिडरी स्टैब्लिश करना ये इतना आसान नहीं था। 1991 से पहले बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये आज के कंटेक्स्ट में ये बात, ये रीजनिंग नहीं है। ठीक है, तो एसर्शन तो सही है लेकिन रीजनिंग सही नहीं है। देखिए अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं है। अब की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ये पहले था, 1991 से पहले था, 1991 से पहले पास्ट में ऐसा था, लेकिन रीसेंट पॉलिसीज जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सपोर्टिव पॉलिसीज हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव वुमेन पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए, इन चारों में आंसर क्या होगा। ऑप्शन ये बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन, तो नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, आर वैसे सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो क्या हो सकता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर भी सही है, ए भी सही है। ए तो सही है ही, आर सही है पर पुराने कंटेक्स्ट में 1991 से पहले ऐसा था, तो ये करेक्ट है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर भी सही है, रीजनिंग भी सही है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी लेकिन 1991 से पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रिलेटेड है ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड एंड एफटीजेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईपीजेड एंड एफटीजेड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये जो अगला क्वेश्चन है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ईपीजेड एंड एफटीजेड क्या है। ईपीजेड क्या है, ये भी असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन है, यहाँ पे इसकी रीजनिंग दी है। असर्शन क्या है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन
as it promote units primarily devoted to exports. एसर्शन कह रहा है कि ईपीजेड जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है एंड जो फ्री ट्रेड जोन है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। हाँ सही बात है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एंड ईपीजेड जो है बेसिकली किसको प्रमोट करता है? उन यूनिट्स को जो केवल डिवोटेड है किस पे? एक्सपोर्ट्स पे। जो एक्सपोर्ट पे बेस्ड जो यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट पे बेस्ड जो कंपनीज हैं, उनको प्रमोट करता है ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, एंड ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, एफटीजेड और ईपीजेड, ये कह रहा है एसर्शन में। तो हाँ, ये तो बात सही है। ठीक है, अगला रीजनिंग पढ़ लेते हैं। रीजनिंग क्या कह रहा है कि गुड्स इंपोर्टेड टू एफटीजेड may be re-exported without any processing in the same form. तो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एफटीजेड क्या होता है। एफटीजेड जो है ना, इसका फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड जोन। ये कह लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ही कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है कि गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है। एफटीजेड में गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, यानी इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, एंड उसको फर्दर जो है दूसरी गाइडलाइन, दूसरे रेगुलेशन के थ्रू उसे री एक्सपोर्ट किया जाता है। पहले एफटीजेड, ये एफटीजेड है, यहाँ पे सामान इंपोर्ट करके मंगाया गया, यहाँ पे स्टोर किया गया, हैंडल किया गया, और बिना किसी वैल्यू एडिशन के वो प्रोडक्ट जो है किसी दूसरी कंट्री में री एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसा एफटीजेड में होता है, दूसरे रेगुलेशन, दूसरी गाइडलाइन के तहत किया गया। एंड एफटीजेड जो है ना, जनरली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड जो आपके वो जो क्या कहते हैं इसे, जो सी पोर्ट्स होते हैं, ये वहां पे जनरली ये होते हैं, क्योंकि सामान बाहर से आया, वहां पे स्टोर किया आपने, उसे हैंडल किया, और थोड़ा कुछ अगर चेंज करना है तो करेंगे। ऐसा भी होता है एफटीजेड में कि बिना चेंज के आपने फिर से री एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसा एफटीजेड में होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि गुड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं एफटीजेड में, मे बी, एक बात ये भी है, मे बी कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा भी होता है मतलब कि वो री एक्सपोर्ट, फिर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट वैल्यू एडिशन, सेम फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ईपीजेड में ऐसा नहीं होता है। ईपीजेड इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट। सामान अगर मंगाया भी है, फिर उसके बाद उसे प्रोसेस करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, चेंज करेंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक मेजर, बट द गुड एक्सपोर्टेड बाय यूनिट इन ईपीजेड, लेकिन जो ईपीजेड जो गुड एक्सपोर्ट करता है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग से। ठीक है, तो ये एकदम सही है। यही मेन डिफरेंस होता है एफपीजेड एंड एफटीजेड, फ्री ट्रेड जोन एंड आपका ईपीजेड में। ठीक है, कि ईपीजेड में वैल्यू एडिशन होता है, एफपीजेड में ऐसा हो सकता है कि मंगाया सामान, रखा, स्टोर किया। देखिए मैंने लिखा है एफटीजेड स्पेशल क्लास है ईपीजेड का। यहाँ पे सामान को इंपोर्ट किया, स्टोर किया, हैंडल किया, रिकॉन्फ़िगर किया और फिर से भेज दिया। और ऐसा है कि रिकॉन्फ़िगर नहीं भी किया, ठीक है, वैसे का वैसे ही भेज दिया, ऐसा भी होता है। तो ये assertion एंड रीजन दोनों सही है, एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि एफटीजेड में क्या होता है एंड आपका ईपीजेड में क्या होता है। दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2018, अगला भी दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको मॉनिटर करने वाली, गवर्न करने वाली, रेगुलेट करने वाली सबसे मेन गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इन चारों के ही बारे में, चलिए आपको बता देती हूँ। ठीक है, इन चारों के बारे में मैं आपको बता दूंगी, तो आप खुद ही आंसर बता देंगे कि इनमें से मेन गवर्नमेंट एजेंसी कौन है जिसका काम है इंडिया में मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, डेवलप करना इंटरनेशनल ट्रेड को। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो FIEO है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है
जो ट्रेड प्रमोशन वगैरह में, एक्सपोर्ट के लिए काम करती है। लेकिन इस बॉडी को सेटअप किसने किया है? इस बॉडी को जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसी ने इसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगी ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए काम करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एस्टैब्लिश किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशंस या काउंसिल या कह लीजिए फेडरेशन को एस्टैब्लिश करता है और उनको काम देता है कि आप ट्रेड प्रमोशन और बाकी जो एक्सपोर्टर्स की जो नीड है उनके लिए काम करिए। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसको एस्टैब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी एस्टैब्लिश किया है। ठीक है। एंड ये जो आईएफटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इसका नाम तो सुना होगा। अगर आपने एमबीए की तैयारी की है तो आईएफटी कॉलेज के बारे में तो सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे क्या होती है? रिसर्च होती है, ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। फॉरेन ट्रेड में अगर किसी स्टूडेंट को जाना है तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिसर्च का काम है ये सब होता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब ये कॉलेज में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलेज है, यहाँ से आप एमबीए भी कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में। ठीक है। तो ये है नहीं। ठीक है। इसको तो खुद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एस्टैब्लिश किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एस्टैब्लिश किया है। तो बेसिकली मेन जो गवर्नमेंट बॉडी है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, डेवलप करती है, मॉनिटर करती है, वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। पर चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूँ। ये जो एफआईईओ है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या? ये सबसे बड़ी ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे किसने सेटअप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या कह लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। जिसका काम क्या है? रिप्रेजेंट करना, असिस्ट करना, ऑन्टरप्रेन्योर और एक्सपोर्टर जो है उनको हेल्प करना। ठीक। तो ये तो हो गया एफआईओ। आईएफटी के बारे में बता दिया ना, ये तो कॉलेज है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको सेटअप किया है। यहाँ पे क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, ठीक है, रिसर्च होती है, आप यहाँ से एमबीए भी कर सकते हैं, डिग्री भी मिलती है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। अगला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है मेन बॉडी है जिसका काम क्या है? ट्रेड को प्रमोट करना, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ट्रेड से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो सब बनाना इसका काम है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड नहीं, नॉर्मल ट्रेड भी। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ना, कोई वो तो नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड सब आता है। ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, रेगुलेशन बनाना, ये सब इसका काम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। ठीक है। एंड लास्ट क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक काउंसिल है जो किसके लिए काम करती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी एक्सपोर्ट और ज्यादा प्रमोट हो। और इसको एस्टैब्लिश किसने किया है? देखिए लिखा है यहाँ पे मैंने, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किसने एस्टैब्लिश किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। काम क्या है इसका? एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो नीड्स है उसको देखना और उसको फुलफिल करना। ठीक। तो सबसे मेन बॉडी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, यानी फॉरेन मार्केट में अगर एंट्री के मोड्स की बात करें तो कौन सा मोड है जो सबसे ज्यादा रिस्की एंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस में है, किस मोड में है? ज्वाइंट वेंचर में है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में है, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है? जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कौन सा मोड है एंट्री का जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, प्रॉफिट का पोटेंशियल भी और रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है? चलिए ये क्वेश्चन के लिए क्या है, इन चारों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आप खुद कर लेंगे। चलिए एक एक करके इन चारों को ही बताती हूँ। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर एक टाइप का स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है जो दो या दो से ज्यादा कंपनी के बीच में हो सकता है। ठीक है। दोनों कंपनी मिलती हैं और शायद एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करे, एक नई एंटिटी सेटअप करे, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी एक्सपर्टीज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो कंबाइन करती हैं। ठीक है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसको भी शेयर करती हैं और जो भी रिस्क होता है उसको भी शेयर करती हैं। ठीक है। तो दैट इज ज्वाइंट वेंचर, जैसे मारुति सुजुकी। ठीक। अगला क्या है? डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब क्या है? हमने अपने यहाँ पे सामान बनाया और फॉरेन कंट्री में डायरेक्टली मैंने वहां पे भेजा और बेचा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब मैंने सामान बनाया बट मुझे फॉरेन मार्केट का एकदम आइडिया नहीं है, बट मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इंडिया में ही एक दूसरी कंपनी है जो
सामान भेजती है, वहां बेचती है, उसका वहां पे नेटवर्क है। तो मैंने अपना सामान इस कंपनी को बेचा, इस कंपनी ने मेरा सामान जाके एक्स कंट्री में मेरा सामान बेचा। तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। मतलब मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने तो इस कंपनी को बेचा, अपनी ही कंट्री में इस कंपनी को बेचा, इस कंपनी में ने मेरा सामान बाहर भेजा और बेचा। दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। अगला क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने किसी बाहर की कंट्री में किसी कंपनी को खरीद लिया, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। या तो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को ही खरीद लिया, या फिर अपनी खुद की यूनिट वहां पे सेटअप कर दी, कोई नई यूनिट सेट की, या फिर वहां पे कोई कंपनी खरीद लिया। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने डायरेक्टली फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये कितना रिस्की है ना, अगर वो कंपनी नहीं चली तो कितना सारा पैसा लगा है, रिस्की बहुत है। ठीक है, और पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। ये कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है कि जिसे मुझे दूसरे की भी सुननी पड़े। पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। तो ठीक है, कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा तो जितना प्रॉफिट है वो फिर मेरा ही है। ठीक है, बट अगर लॉस हुआ, रिस्क जो है वो भी मेरा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट का और रिस्क का पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस में है? ऑप्शन डी, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में। इन सब में कम रिस्क है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मतलब अपनी यूनिट सेटअप कर रही हूँ या कोई कंपनी खरीद रही हूँ। रिस्क भी बहुत ज्यादा है, पर प्रॉफिट हुआ तो वो भी ज्यादा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी है, आप एक बार रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये भी इंटरनेशनल बिजनेस से है कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद एक्सपीरियंस ऑफ विद विद लिटिल एक्सपीरियंस। वही मैं सोच रही थी, विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। आपको बताना है इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का, अगर मेरे पास बहुत कम लिटिल एक्सपीरियंस है इंटरनेशल मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो इन चारों तरीके में से कौन सा तरीका मैं यूज करूंगी। क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में। ठीक है, कौन सा तरीका यूज करेंगे? एक्यूसिएशन करेंगे, यानी बाहर की कंट्री में कोई कंपनी खरीदूंगी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं इतना पैसा डाल के बाहर की कंट्री की कोई कंपनी खरीदूंगी, या अपनी कंपनी स्टैब्लिश करूंगी? तो इतना तो नहीं करूंगी। अगला क्या है? ज्वाइंट वेंचर करूंगी, यानी बाहर की कंट्री की किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, तो इतना भी नहीं करेंगे। अगला क्या है? स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेसिकली ये दोनों सेम है। स्ट्रेटेजिक अलायंस, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके हम नई यूनिट स्टैब्लिश करेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। अगला क्या है? एक्सपोर्टिंग, यानी मैं सामान इसी कंट्री में बनाऊंगी, अगर मुझे फॉरेन मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं सामान यहीं पे बनाऊंगी, अपनी कंट्री में बनाऊंगी, और फिर उसके बाद उसको बाहर बेचूंगी। ठीक है, बाहर फिर वहां की किसी कंपनी से बात करके सामान बिकेगा, चाहे यहाँ से जैसे भी एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपना सामान डायरेक्टली भेजेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपोर्टिंग एक सही मोड होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार रीड करना है तो इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं और क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं इतने ही लेंदी वीडियो रखूं कि आप और चाहते हैं कि मैं हर वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करूं। पर प्लीज मुझे जो भी है फीडबैक आप देते रहा करिए, तभी उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेक्चर्स ला पाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन पेपर से स्कैन कर रही हूँ, फिर इन पीपीटीज पे पेस्ट कर रही हूँ, फिर थोड़ा-सा इनका एक्सप्लेनेशन भी लिख रही हूँ। तो एक-एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहा करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।